सो हेलो एवरीवन, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल क्या ज्ञान उदित के रितेश भैया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है साबुनीकरण। और साबुनीकरण जैसा कि आपके बोर्ड में बहुत बार ही पूछा जाता है, आप अपने पिछले ईयर्स के जो प्रश्न पत्र हैं उनको निकाल करके देखेंगे तो हर वर्ष यह प्रक्रिया, यह समीकरण, यह टॉपिक पूछा गया है और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आए हम आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो देखते हैं क्या होती है साबुनीकरण। यहाँ पर साबुनीकरण की अभिक्रिया का जो डेफिनेशन है वो हमने लिखा है और हम आपको इसकी अभिक्रिया जैसे होती है वो भी बताएंगे, समीकरण कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। और उससे पहले हम इस जो डेफिनेशन लिखी है इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं और हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या साबुनीकरण, सोपोफिकेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको है क्या है उच्च अणुभार वाले। अब यहाँ पर उच्च अणुभार वाले क्या होता है बताएंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यहाँ पर उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं और इसे बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण करते हैं, मतलब सोपोफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने लिख रखा है ये अणुभार उच्च और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या होता है इसको समझिए। अब अणुभार उच्च का मतलब क्या है, कोई सा भी एक कार्बन चेन हम बनाते चलते हैं इस तरीके से। आपको पता है जैसे कि साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COO Na। यहाँ पर Na के आप जगह पर आप R रख सकते हैं। R का मतलब है कोई रेडिकल। अब रेडिकल के स्थान पर मतलब R के स्थान पर या तो सोडियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है, वो हम देखेंगे किस तरीके से होगा। अब ये बेसिक फॉर्मूला होता है, किसके लिए होगा, साबुन के लिए होगा। अब यहाँ पर C17 देखिए कार्बन की 17 बार मतलब 17 कार्बन की एक चेन होगी। किस तरीके से होगी, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 10, ये कहां तक जाएगी, C17 तक। तो C17 और इनमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 35 होंगे। इस तरीके से हाइड्रोजन लगे होंगे। खुली संरचना हम बना के आपको लगभग दिखा रहे हैं। यहाँ पर बनाना संभव नहीं है इसलिए नहीं बना रहे, लेकिन हम आपको कोशिश जरूर करेंगे कि बना के दिखाएं। अब यहाँ पर कार्बन देखिए कितने अणु हैं, कार्बन के 17 अणु हैं। तो 17 अणु कार्बन के हैं, 35 अणु इसके हैं और ये तो हमारा अम्ल है, मतलब कि ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब क्रियात्मक समूह होता है। तो उसको समझते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये अणुभार कैसा है, उच्च है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या है, मोनो का मतलब होता ही है एक और डाई का मतलब होता है दो। तो यहाँ पर हमारे यहाँ क्या लिखा है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ना कि डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो हमारा एक है। कैसे, ये आपके पास यहाँ पर देखिए COOR लगा है ना, COOR। तो ये जो ये है ये हमारा एक का फंक्शनल ग्रुप लगा है। अगर ऐसे ना हो करके यहाँ पर C2O4R इस तरीके से लिखा होता अथवा COOR इस तरीके से अगर अधिक लगे होते, तो ये एक लगा है इसलिए हमने बोला मोनो, दो लगे होते, दोनों लगे होते तो डाई बोलते, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों, और यदि तीनों लगे होते तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्लों। ठीक, समझ गए, मोनो, ट्राई और ट्राई, समझ गए किस तरीके से होता है। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या लगा है, क्योंकि एक ही हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर यूज हुआ है, वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक, इसीलिए कार्बोक्सिलिक लगाया है, अम्ल इसलिए लिखा है। मोनो लगा है एक के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप है इसलिए हमने लगा दिया। ठीक, अब के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब इस जो R हमने लिखा है, इस R के स्थान पर या तो सोडियम आ सकता है अथवा पोटेशियम आ सकता है, लेकिन जो जनरली हमारे पास साबुन होते हैं उनमें कौन सा रेडिकल यूज होता है, सोडियम यूज होता है। इसलिए हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनता है इसका, सोप का, सोप मीन साबुन का, वो बनता क्या है, C17H35 COO
Na। ये जो Na है यही तो सोडियम है, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C17H35CO के। अब देखिए ये सोडियम वाला है और ये पोटेशियम वाला है। इस तरीके से हमने इस तरीके से का क्या बना लिया, साबुन बना लिया। अभी हमने केवल इतना ही समझा है कि इस साबुनीकरण मतलब साबुन होता क्या है, वास्तव में साबुन क्या होता है ये समझा है। अब इसको बनाने की विधि ये समझते हैं, और इसको बनाने की विधि एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। इस डेफिनेशन को आप अब रटेंगे नहीं, समझ कर लिखेंगे, और आराम से समझ कर लिखेंगे तो अच्छे नंबर भी प्राप्त होंगे। ठीक, डेफिनेशन समझ गए। अब यहाँ पर एक बार रिपीट करते हैं डेफिनेशन को, ताकि आपको फिर से समझ आए। ठीक, क्योंकि अब आपको समझ आ जाएगा। अब पढ़िए, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार का मतलब समझ गए कि C17 है, H35 है, मतलब अधिक अणुभार है, इसलिए उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मोनो का मतलब है एक, कार्बोक्सिलिक अम्ल है एक, इसलिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। सोडियम तथा पोटेशियम लवण, सोडियम जुड़ सकता है या पोटेशियम जुड़ सकता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस डेफिनेशन को बोल दिया, मतलब इसको बोल दिया साबुन। लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, मतलब एक प्रकार से साबुन लवण ही होता है, और इसे ही बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बस खत्म काम। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लैब में बनाते हैं, और किस तरीके से हम इसको प्रयोगशाला में बनाते हैं, और इसी समीकरण कैसे लिखते हैं ये हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, साबुनीकरण की जो समीकरण है वो एग्जाम में तो बहुत बार पूछी जाती है, लेकिन किस तरीके से आप अपने दिमाग में बिठाएंगे, बड़ी समीकरण है इसलिए याद नहीं होती है काफी लोगों को, लेकिन जब आप समझ के याद करेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो आप कर ले जाएंगे और नंबर भी प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए किस तरीके से हम समीकरण को लिख रहे हैं, और ध्यान पूर्वक समझते चलिए। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारी स्टार्ट होती है समीकरण, कहाँ से, CH2 COO C17H35 CO2 नहीं, CH2 COO C17H35, ये हमने पहला लिख दिया। अब इस C के साथ एक बंध बनाएंगे। अब बंध बनाने के साथ में हम यहाँ पर लिखेंगे CH। अब यहाँ पर CH2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे ये समझिए। देखिए कार्बन ये है, अब इस कार्बन ने दो बॉन्ड यहाँ पर बना रखे हैं, अभी दो बॉन्ड इसके खाली हैं। ठीक, एक कार्बन ये है, एक ये कार्बन के साथ बना लिया। अब एक कार्बन इसके साथ बनाएगा, मतलब एक ये जो C है एक ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। ठीक है, इस कार्बन को छोड़ते हैं और इस कार्बन से बनाया, और ये वाला जो यहाँ पर है इस तरीके से इसने O को, मतलब कि यहाँ पर कुल मिलाकर के ये वाला जो CH2 है एक बंद ये वाला कार्बन ले लेगा। देखिए समझिए, नहीं समझ आया फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर CH हमने इसीलिए लिखा है ताकि ये जो C है यहाँ पर ये जो है इसका एक बंद ऊपर वाले से जुड़ चुका है, और वह बंद H को मिलना चाहिए था, लेकिन H के जगह पर ये वाला बंद यहाँ पर H ना आकर के ये हमारा H के जगह पर C से जुड़ चुका है, इसलिए यहाँ पर एकल बंद लगाया गया है और एक H लिखा गया है, और पूरा उसी तरीके से आप लिख देंगे। लिख दिया, इस तरीके से आपने लिख दिया। फिर से मतलब क्या लिखा, CH2 COO C17H35 COO C17H35, ये हम लिख देंगे। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम फिर से यही वाली समीकरण लिख देंगे। कौन सी, CH2 COO C17H35। अब देखिए यहाँ पर ये वाले पे गौर दीजिए। देखिए इसमें ये वाला कार्बन हम बनाते हैं, एक ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है, एक नीचे वाले कार्बन से जुड़ा है, एक H से जुड़ा है, अब एक इस वाले कार्बन से जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम CH2 रखते तो यहाँ पर एक H और लाना पड़ता और यहाँ पर H आ जाता, तो ये वाली समीकरण गड़बड़ हो जाती है। ये C यहाँ पर जो कॉमन है ये गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने C रखा है और एक H रखा है। ठीक, ये बात समझ गए। अब यहाँ पर हम इसमें जोड़ देंगे क्या, एक बेस जोड़ देंगे, क्षार जोड़ देंगे, जो प्रबल क्षार होता है NaOH। ये आपको पता होगा कि प्रबल क्षार होता है, और इस क्षार को जैसे कि हमने इसमें जोड़ा और जैसे ही अभिक्रिया आगे बढ़ती है तब क्या बनता है, तो देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पर जैसे हमने क्षार को जोड़ा इसमें जोड़ा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेयरिंग वसा। ये क्या है, एक वसा है,
इस ये जो हमने लिखा है ये वाला, आप सोच रहे होंगे ना कि क्या है, तो ये एक वसा है, एक वसा का फॉर्मूला है। तो वसा के साथ एक आप डेफिनेशन और बना सकते हैं कि वसा के साथ जब हम क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन प्राप्त होता है। अब ग्लिसरॉल क्या होता है बताएंगे, देखते चलिए यार। देखिए अब यहाँ पर वसा हमने लिख दिया, ठीक, वसा का फॉर्मूला लिख दिया और क्षार भी जोड़ दिया। अब क्या होगा आगे ये देखिए यहाँ पर इतना आप अलग कर लीजिए, इतना ये वाला भाग हम सीधे वहां पर लिख देंगे, मतलब आगे अब जगह नहीं तो यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे CH2 अब यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर केवल 1 है, और ये आप जानते हैं कि ये वाला हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। क्यों ऐसा क्या बताया, क्योंकि पहले ही हमारा जो पहला हमारा लिखा होता है, पहले वाला वो पॉजिटिव होता है और जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर NaCl लिखा है तो Na है ये पॉजिटिव साइन है और ये जो Cl है ये नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर वैसे ही वही कंसेप्ट लगा के हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये वाला भाग हमारा पॉजिटिव धनात्मक है, मतलब ये वाला भाग हमारा धनात्मक है और ये वाला भाग जो लिखा है ये ऋणात्मक है। उसी तरीके से इसमें देखिए NaOH में Na जो है वो प्लस है और OH जो है माइनस है। अब ये वाला माइनस इस वाले प्लस से जुड़ेगा और सभी में जुड़ेगा है तो केवल एक, इसलिए हमको 3 चाहिए ना, तो 3 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब कि एक साबुन बनाने के लिए तीन अणु लेने पड़ते हैं, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। अभी आप आगे देखिए ये जो OH है ये नेगेटिव चार्ज है और ये सभी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षण समझ रहे हैं ना, कि एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक, क्योंकि विपरीत आवेश है इसलिए एक दूसरे को खींचा और एक दूसरे को आकर्षित करके ये जो बना लिया ये क्या है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। और इसको हम ये जो गोला बना दिए इसको हटाते हैं और आगे आपको समझाते हैं कि आगे क्या बनेगा। अब देखिए जो बचा है उनको जोड़ देंगे, बस बन जाएगा जो भी बनना है। कैसे, और प्लस में अब क्या बना है, देखिए 3 सोडियम बचे हैं और ये चीज बची है, तो अब हम पहले इसको सही से लिखते हैं, C17H35 COO, यही बचा है ना, C17H35 और COO, ये 3 है तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक, समझ आई बात। और यहां पर क्या है, 3 सोडियम है, अब यहां पर हमने सोडियम लिख दिया और जैसे कि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 सोडियम भी हो गए और 3 ये भी हो गया। और आपको पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये जो हमने प्राप्त किया, ये क्या प्राप्त किया है, साबुन प्राप्त किया है। और ये आप समीकरण पूर्ण कर चुके हैं, किस तरीके से, ये आपका भाग है ये वाला, ये आपका भाग है अभिकारक वाला। कौन सा भाग है, अभिकारक नहीं जानते तो आप पहली वीडियो देखिए, कौन से, पहले चैप्टर की, अभिकारक है। और ये आपका उत्पाद बन चुका है, कौन सा बना है उत्पाद, ये वाला, तो ये क्या है, उत्पाद है। और उत्पाद में हमने क्या बनाया है, साबुन बनाया है। क्या क्या मिलाकर बनाया, साबुन की हम एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं, क्या, यहाँ पर वसा और क्षार की जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें ग्लिसरॉल और साबुन उत्पाद के रूप में मिलते हैं। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी बात को एग्जामिनर को समझाने का प्रयास करते हैं, ना कि आप वहां पर किताब लिख रहे हैं। किताब लिखेंगे तो पूरी अच्छे से लैंग्वेज लिखनी पड़ती है ताकि अगला जो पढ़े वो समझ पाए, लेकिन जब आप अपने हैंडराइटिंग, अपने नोट्स, जब अपनी भाषा में आप अपने भाषा का प्रयोग करते हैं इन सभी टॉपिक्स को समझाने के लिए, तो जो सामने वाला है यदि वो समझ पा रहा है तो आपको नंबर जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल ही भाषा है। इस वसा और क्षार की जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा, बस काम खत्म। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि साबुनीकरण क्या होता है। एक बार और समझते हैं कि यहाँ पर क्या जुड़ा है, देखिए CH2 COO C17H35, ठीक, CH2 COO C17H35, तो ये हमने 3 बार ले लिया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि CH2 नहीं लगेगा, CH लगेगा, ठीक, क्यों लगेगा, वीडियो देखिए पूरी पीछे करके। यहाँ पर देखिए वसा, ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये वसा का फार्मूला है और इसको हम जोड़ देंगे क्षार से, एक प्रबल क्षार से जोड़ेंगे,
3 अणु लेंगे क्षार के, तब जाके यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर ये वाला जो भाग बचा है पॉजिटिव वाला, इसको हमने इस तरीके से नोट कर लिया और ये लिख लिया। अब ये OH 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 यहाँ से आया है क्योंकि 3 OH हैं और तीनों OH इन सभी के साथ जुड़ जाएंगे और नेगेटिव है और ये वाला भाग पॉजिटिव है, इसलिए दोनों विपरीत आवेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण के चक्कर में यहाँ पर ये ग्लिसरॉल बन जाता है। और ग्लिसरॉल क्या होता है, जो आप वासलीन यूज करते हैं, जो भी क्रीम यूज करते हैं, जो भी टाइप की जो भी है, यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप स्किन क्रीम यूज करते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पर ग्लिसरीन बोला जाता है, ठीक, अक्सर। और यहाँ पर आपके पास ये साबुन बन जाता है। कैसे बनेगा, ये वाला भाग बचा है ये वाला, तो इसको हमने एक बार लिख लिया, ये लिख लिया, और सोडियम यहाँ पर बचा है तो सोडियम लिख लिया, और 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 ये भी चीज है और 3 हमारे पास सोडियम है, तो 3 ये मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा साबुन बन गया, ठीक, बात खत्म। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म नहीं होता है, ऐसा मत सोचिए। अभी जो साबुनीकरण समझाया है, और ये साबुनीकरण इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। तो अब आइए हम देखते हैं कि साबुन के जो उपयोग हैं और इनके पहले प्रकार जानेंगे फिर उपयोग जानेंगे। उससे पहले हम एक बात आपको और बताते हैं कि जो पोटेशियम साबुन होते हैं सोडियम साबुन की तुलना में अधिक मुलायम होते हैं। अर्थात पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, मानते हैं हमने बोला नहीं था तो आप पीछे करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे समझते हैं कि जो बता रहे थे पोटेशियम जो साबुन होते हैं, ध्यान से समझिए, साबुन का हमने फॉर्मूला आपको याद करा ही दिया है, C17H35 COO Na, ये हमने लिखा है सोडियम वाले साबुन। कौन सा साबुन है ये, सोडियम साबुन है, तो सोडियम। और एक होता है पोटेशियम वाला साबुन, कैसे हम इसको, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे बनाए हैं ये तो आपको समझ गए ना। देखिए ये जो हम ये सही 17H35 कैसे याद रखेंगे, 17 दूनी 34, 17 गुणित 2 करिए बराबर 34 आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़ दीजिए बराबर 35 आ जाएगा, खत्म। 17 और 35 याद रखिए, या तो आप ऐसे याद करिए 17 याद करिए, केवल 17 याद करिए, फिर क्या याद करेंगे, 17 याद कर लिया और आप एल्केन का फॉर्मूला जानते हैं, CnH2n+2, यहाँ पर आप जैसे ही रखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी C17H36। अब यहाँ पर एक घटाना पड़ेगा, तो क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये रेडिकल या ला रहे हैं, ये एटम समूह ला रहे हैं, इसलिए H35 और COO Na या R लिख दीजिए सीधे सीधे। ये आपके पास बेसिक या जनरल हमारे पास जो साबुन होता है उसका नाम, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करा दिया, ठीक, आप समझ चुके होंगे। अब जो हम बात कर रहे थे उस पर आते हैं वापस, और देखिए क्या बात कर रहे थे हम, कि जो पोटेशियम वाले साबुन होते हैं, देखिए इतना बोल रहे हैं, समझिए और मेहनत को समझिए, किस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो पोटेशियम वाले साबुन होते हैं वो सोडियम वाले साबुन से की तुलना में, यदि हम तुलना करते हैं तो पोटेशियम वाले जो साबुन है वो सोडियम वाले साबुन की तुलना में अधिक मुलायम होते हैं, इसीलिए हम इनको दृढ़ साबुन बोलते हैं। कौन से साबुन बोलते हैं, मृदु साबुन बोलते हैं, मृदु, दृढ़ नहीं, मृदु साबुन। तो यहाँ पर ये इसकी तुलना में ये वाले कैसे होते हैं, अधिक मुलायम होते हैं, अधिक मुलायम होते हैं, और ये मुलायम नहीं होते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे कैसे, कठोर साबुन, कठोर साबुन, कठोर साबुन। ये वाले होते हैं कठोर साबुन और ये होते हैं मृदु साबुन। अब यहाँ पर साबुन भी 2 टाइप के होते हैं, एक डिटर्जेंट होता है, एक नहाने वाला, एक कपड़े धोने वाला होता है, तो 2 टाइप के साबुन होते हैं। इनके बीच का अंतर अभी हम आपको लिख के दिखाएंगे और एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। देखिए साबुनीकरण वाला जो टॉपिक है इस वीडियो में आपको हम पूरा देने वाले हैं और दे भी रहे हैं, ठीक। यदि आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो होंगे ही, ये जो पुराने बच्चे हैं वो लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये टॉपिक आपको समझ आया है, ठीक। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए। और हम देखते हैं आगे का प्रयास, मतलब आगे की चर्चा करते हैं। ये बात समझ आई है, तो आइए देखते हैं साबुन के जो 2 टाइप हैं उनको। तो देखिए कपड़े धोने वाला साबुन और नहाने वाला साबुन, 2 टाइप के साबुन होते हैं, उनके बीच अंतर हमने कुछ पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है। इनको समझते हैं और आपको समझाते भी हैं हम, ठीक। तो समझिए, देखिए जो पहला पॉइंट है नहाने वाले साबुन का, तो ये नहाने में यूज आ जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है, याद रह जाएगा। नहाने वाला साबुन नहाने में यूज हो जाएगा और कपड़े धोने वाले साबुन कपड़े धोने में यूज होगा। और नहाने वाले साबुन का दूसरा पॉइंट है अच्छे तेल तथा वसा से निर्मित होते हैं। अब नहाने वाला साबुन है
तो अच्छे तेल और वसाओं का यूज होगा। वसा जैसा कि हम फॉर्मूला लिख के बताया था, तेल भी होता है इसी टाइप से, तो इनका यूज हम करते हैं नहाने वाले साबुन को बनाने में। और सस्ते तेल व वसा का निर्मित हम मतलब सस्ते तेल और वसा का यूज हम करते हैं कपड़े धोने वाले साबुन को बनाने में। पॉइंट याद रखिएगा। और नहाने वाले साबुन आपने देखा होगा कि रंगीन होते हैं, कोई हरा, कोई गुलाबी, कोई व्हाइट, या अलग अलग टाइप के रंग होते हैं। तो रंगीन बनाते हैं रंगीन पदार्थ का, और वो सुगंधित होते हैं। आप सूंघ के देखिएगा या स्मेल करके देखिएगा तो आपको हल्का या कोई अच्छी खुशबू आएगी, ठीक। और इसमें ये सब नहीं होता है, मतलब न रंग होता है और ना ही सुगंधित होते हैं। रंगहीन भी नहीं बोल सकते कि कुछ ऐसे साबुन आते हैं कि अब रंग भी डालने लगे हैं, जैसे रिन बार आता है, तो इस तरीके से। यहाँ पर किसी भी साबुन का हम प्रमोशन नहीं करें, बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं होती है, मतलब ये सारी चीजें नहीं होती। कौन कौन सी? रंगहीन नहीं होते, सुगंधित तो बिल्कुल ही नहीं होते। आपने खुद देखा होगा ना, नहीं होते बिल्कुल। जो साबुन होता है कपड़े धोने वाला, वो सुगंधित होता है क्या? एक बार सूंघ के देखिएगा, पता चलेगा। तो पूरक पदार्थ और नहीं मिलाए जाते हैं। मतलब पूरक पदार्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? पूरक पदार्थ का मतलब है कि सोडियम सिरकेट एक ऐसा पदार्थ होता है जो हानिकारक होता है हमारी त्वचा के लिए, तो इसको हम नहीं मिलाते हैं। इसमें मिलाते हैं ताकि जो कपड़े में दाग लगा है वो अच्छे से मिट जाए। वही चीज लिखिए, हानिकारक क्षार नहीं होते हैं हमारी त्वचा को हानिकारक पहुंचाने वाले, वो क्षार यहाँ पर नहीं होते। किसमें? नहाने वाले साबुन में, बल्कि कपड़े धोने वाले साबुन में त्वचा को हानि पहुंचाने वाले क्षार होते हैं। वो सारे मम्मियां बोलती हैं घर में कि जो त्वचा को हानि पहुंचाने वाले मतलब कपड़े धोने वाले जो साबुन है उससे आपको नहीं नहाना चाहिए। जो नहाता है उसकी खुजली होने लगती है, अनेक टाइप से त्वची बीमारी होने लगती है, त्वचा से संबंधित रोग होने लगते हैं। इसलिए नहाने वाले साबुन से ही नहाएं, कपड़े धोने वाले साबुन से न नहाएं। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं निर्मे से नहाते हैं, डिटर्जेंट से नहा लेते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। इसीलिए ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं ताकि आप आगे आगे गलतियां ना करें, जो किए हैं उनसे सीख लें और आगे ना गलती करें, ठीक। आगे देखते हैं। इसके बाद जो इसके उपयोग हैं साबुन के, वो समझते हैं। उपयोग तो आपको पता ही होगा, जैसे कि हम बता ही देते हैं यहाँ पर, बल्कि लिख के बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अच्छे साबुन होते हैं उनके गुण मतलब के उपयोग हैं जो उनमें पाए जाते हैं, वो तो हमने आपको बता ही दिए। बट उससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो समझिएगा कि इनमें जो जल की मात्रा होती है वो 10% से अधिक नहीं होती है। जो कपड़े धोने वाले साबुन नहीं की बात कर रहे हैं, वो नहाने वाले साबुन की बात कर रहे हैं। ये खुशबूदार होते हैं, रंगीन होते हैं, जिनका जल की मात्रा कम होती है, और इनमें जो प्रबल क्षार होते हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं। और ये मृदु साबुन होते हैं, मृदु साबुन नहीं साबुन। तो मृदु साबुन का मतलब अभी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मृदु कौन से होंगे? C17, H35, COO के, नॉट Na जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है, जो कि एक प्रबल क्षार होता है जो हमारे त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। और ये कहाँ से बनता है? ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसकी तुलना में कम क्षार होता है, कम प्रबल क्षार होता है। तो ये इसका यूज हम मृदु साबुन अर्थात नहाने वाले साबुन में करते हैं। नहाने वाले साबुन में यूज सिंपल। तो नहाने वाले साबुन में हम इसका यूज करते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन में इसका यूज करते हैं। चार का समझ गए? देखिए अभी तक घुमा फिरा कर जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं तो वही बातें हैं, और वही बातें हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, तो इसलिए हमने थोड़ा डिटेल में बताया है। अब यहाँ पर जो साबुन वाला टॉपिक है ये समाप्त होता है। और यहाँ पर आपको हम एक बात बता दें कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है, वो एक अलग टॉपिक है। उसको हम आगे जब हम आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करेंगे कि ये वीडियो हमको समझ आया है और अब हमें मिसेल का निर्माण, मिसेल फॉर्मेशन ये बताइए, तो हम आपको वीडियो देंगे। और उसके बाद जो अपमार्जक होता है डिटर्जेंट, उस पर भी वीडियो हम आपको देंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पर आप इतना समझिए, जो इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, बोर्ड में यहीं से प्रश्न आते हैं। और जो बच्चा अभी तक हमें देख रहा है उसके तहे दिल से स्वागत और तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आने वाला जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन 100% श्योर रखा होगा, ठीक। इतनी बात बोल करके हम अपनी बात को विराम देते हैं और आपको आराम देते हैं। तो मिलते हैं हम जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।